हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए, माइक तो चालू है। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी? सब अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। एक सेकंड, ये वाला कमेंट दूसरे बैच वाले कहाँ गए आज? हाँ भाई, दोनों बैच में क्लास चल रही है। चलो ठीक है, ओके ओके, सभी की क्लास चल गई। हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम एक तरीके से ये वाली क्लास जो रखी है हमने, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ही क्लास रखी है, ताकि हमें बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, ताकि टेस्ट में हम और बेहतर कर पाए। ठीक है, चल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हमें क्या क्या करना है आज की क्लास में? आज की क्लास में हम पहले ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति जो पढ़ रहे थे उस पर और छोटे मोटे से उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद में प्लस होमवर्क डिस्कशन करेंगे। हम होमवर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ठीक है, कुछ मजेदार से सवाल मैंने होमवर्क में डाले थे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। चलो करें शुरुआत। हाँ, रिवीजन टेक्निक भी बस अभी मैं बता दूंगा, चिंता ना करो, अब मुझे याद है, रिवीजन टेक्निक के बारे में बता दूंगा मैं। हाँ भाई, तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था, और हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं बता देता हूं फटाफट। हमने ऐसा बोला था कि सर, अगर कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रही है, तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में हमने ऐसा माना था कि यहां पर इस वस्तु को अगर u वेग दिया जाए तो उसका वेग यहां पर और यहां पर कितना होगा, साथ ही साथ तनाव क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा था v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। साथ ही साथ तनाव का फॉर्मूला लिखा था mu स्क्वायर बाय l प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। ठीक है, फिर कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पे तनाव और वेग हमने लिख लिया था, है ना। क्या क्या लिखा था, फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, ये बिंदु सी था, ये बिंदु डी था। तो अब ए बी सी डी पे तनाव और वेग हमने लिख लिया था। ठीक है, तो क्या क्या करा था हमने बोला था कि सर वेग जो होगा, वेग और तनाव ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर। तो इसमें अगर यहां पर प्रारंभिक वेग हमने u बोला, तो बी बिंदु पर कितना हो गया था, बी बिंदु पर हमने बोला था कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो होगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl। साथ ही साथ सी बिंदु पर हुआ था यू स्क्वायर माइनस 4gl, और डी बिंदु पर हुआ था यू स्क्वायर माइनस 2gl। साथ ही साथ तनाव कितना हो गया था, तनाव जो होगा बी सी डी बिंदुओं पर, वो हमने क्या लिखा था, हमने पहले ए बिंदु पर लिखा था सर तनाव होगा mu स्क्वायर बाय l प्लस mg। ठीक है, बी बिंदु पर तनाव कितना था, बी बिंदु पर तनाव था mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg। सी बिंदु पर mu स्क्वायर बाय l माइनस 5mg, और लास्ट में फिर से हो गया था mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg। इतना हम सब कुछ कर चुके थे। साथ ही साथ हमने एक और कंडीशन बता दी थी, रिवीजन करवा देता हूं फटाफट। एक और कंडीशन निकाल ली थी कि सर, अगर वेग का मान बड़ा हो या बराबर हो अंडर रूट 5gl से, तो वह ये पूर्ण वृत्त में पिंड घूमेगा, है ना। इसे कहीं कहीं पर क्रांतिक वेग भी कह देते हैं, है ना। न्यूनतम वेग, आपको होमवर्क में का सवाल मिला होगा
जिसमें से क्रांतिक वेग बोला गया था। वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पूर्ण चक्कर काट लेगी या पूरा एक बार घूम जाएगी। इसी प्रकार से हमने बोला था कि अगर सर वेग का मान कम हो या बराबर हो √2gl से तो क्या होगा, दोलन होगा। और साथ ही साथ अगर वेग का मान बीच में हो √5gl और √2gl के बीच में हो, √2gl के बीच में हो तो क्या होगा सर, ये पूरा ना तो दोलन करेगी ना तो पूरा चक्कर काट पाएगी, ये बीच में से वापस आ जाती है। तो यह सब कुछ हम देख चुके थे और यह सब कुछ हमने कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको बोला था कि यदि एक गेंद को क्रांतिक कोण से फेंका जाए तो हर एक बिंदु पर मतलब कि A, B, C, D पर वेग और तनाव ज्ञात करके लाओ। तो कितने बच्चों ने ये ट्राई किया, कितने बच्चों ने ये ट्राई किया, है ना? क्या कि हाँ, वैसे ये आप बोल सकते हैं इलिप्स जैसा, लेकिन एक्चुअल में इलिप्स भी नहीं है ना? ये आधा वृत्त होता, कुछ वृत्त का हिस्सा और आधा परवलय का हिस्सा होगा। हाँ भाई, तो मैंने आपको बोला था कि यदि वेग का मान, फिर से यही टेबल बनाएंगे, यदि प्रारंभिक वेग √5gl होगा तो A, B, C और D पर वेग और तनाव के मान क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करके लाने को बोला था मैंने कि A बिंदु पर तो सर √5gl है, B बिंदु पर कितना होगा, यहां पर 5gl लिखोगे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो यहां पर बचेगा √3gl। साथ ही साथ यहां पर 5gl में से 4gl माइनस कर दोगे तो gl बचेगा। क्या बचेगा, gl बचेगा। और यहां पर फिर से √3gl बचेगा। कितनों ने यह वेग निकाल लिए। इसमें आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि उच्चतम बिंदु पर यदि एक गेंद को क्रांतिक कोण से वृत्तीय गति कराई जा रही है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर, क्रांतिक वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कराई जा रही है, तो उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, तो या न्यूनतम संभव वेग क्या होगा, तो न्यूनतम संभव वेग √gl होगा। ये चारों कैसे बनाए, इन फॉर्मूले में मैंने u स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो आंसर आ गए। क्लियर है मामला सभी को यहां तक? क्या इतना सभी को है चमकता? ठीक है। इसी प्रकार से तनाव भी निकाल सकते हैं हम हर एक बिंदु पर। जैसे अगर हमने यहां पर 5gl लिखा, देखो u का स्क्वायर है ना, तो +5gl का स्क्वायर तो 5gl ही होगा। तो 5gl का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 6 mg तनाव आ जाएगा। देखो यहां पे 5 + 1 6 होगा, 5 - 2 क्यों हो रहा सर ये ऐसा, देखो mu स्क्वायर बटे में l, mu स्क्वायर बटे में l लिखा हुआ है, तो इसमें होगा mu की वैल्यू कितनी है 5gl बटे में l, तो एक l से l कट गया, ये 5 mg बचा। कितना बचा, 5 mg। आ रही है बात समझ में, यह 5 mg बचा u स्क्वायर की वैल्यू √5gl रखने से, या u की वैल्यू √5gl रखने के बाद में, तो 5 mg + mg 6 mg हो गया। 5 mg - 2 mg करेंगे तो यहां पर 5 में से 2 गए, 3 mg बचेगा। साथ ही साथ यहां पर 5 mg - 5 mg, हाँ सर यहां तो इसी से तो लेकर आए थे कि तनाव को 0 करके हमने सॉल्व किया था, और यहां पे फिर से 3 mg तनाव बचेगा। तो यह मैंने होमवर्क में आपको एक पार्ट ट्राई करने को दिया था। क्या सभी ने कर लिया? क्या सभी कर पाए? इसी प्रकार से आपको क्या कोई भी प्रारंभिक वेग दिया जाए तो आप A, B, C, D पर वेग और तनाव बता सकते हो, क्या वेग और तनाव बता सकते हो? वेग और तनाव हमें यह बता रहे हैं कि जब ये जैसे घूम रहा है तो ऊपर जाने पर वेग घट रहा है और तनाव भी घट रहा है, फिर नीचे आएगा तो फिर से वेग और तनाव बढ़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल बस ऐसे ही करवा देता हूं मैं, ये भी क्वेश्चन ही है, ये फिर से आपको करना होगा पूरा। यदि प्रारंभिक वेग का मान √10gl हो जाए, 10gl हो जाए, √10gl हो जाए, तो क्या आप फिर से हर एक बिंदु पर वेग और हर एक बिंदु पर तनाव ज्ञात कर सकते हो? हाँ या ना?
क्या हर एक बिंदु पर वेग और तनाव ज्ञात कर सकते हो आप? कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। चलो एक बात बताओ फिर मुझे, अगर कर सकते हो तो यहीं पर ही फिर से यह वेग लिख रहा हूं और तनाव लिख रहा हूं, फिर से चलो पूरा ही लिख देते। वेग, तनाव और बिंदु के आंसर है ए बी सी डी। चल तो मुझे बताएंगे कि अच्छा प्रारंभिक वेग तो 10 GL हो गया, मुझे बताएंगे उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से बताओ, उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा? अगर हां तो उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा? उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सॉल्व करके। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा? √6GL, 5GL, 8GL सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या होगा? 10GL रखेंगे तो क्या होगा? 10GL रखेंगे तो यहां पर से 10 रखेंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, तो यहां पे √6GL वेग हो जाएगा। √8GL यहां पर था और फिर से यही वेग √8GL यहां पर हो जाएगा। क्या तनाव भी निकाल सकते हो? क्या तनाव भी निकाल सकते हो? उच्चतम बिंदु पे तनाव बताओ भाई, उच्चतम बिंदु पे तनाव क्या आएगा? उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या होगा? तो सर यहां पे 10 रखेंगे तो यहां पे 10G बन जाएगा, जैसे अभी मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया था, एग्जैक्ट वही की वही बात कि सर mu² बटे में L में अगर हमने mu की वैल्यू 10G रख दी, 10GL रख दी, तो यहां से L से L कट जाएगा, 10 mg हमारे पास जवाब होगा। तो 10 mg क्या है? mu² बटा L। क्या ट्रिक लगा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए? सभी को चमक रही है। क्या ट्रिक लगा रहा हूं मैं कि मैंने पहले mu² बटे में L की वैल्यू निकाली, mu² बटे में L, mu² बटे में L, mu² बटे में L सबके पास आएगा। तो mu² बटे में L की वैल्यू आ गई है 10 mg। 10 + 1 करूंगा तो यहां पे 11 mg आ जाएगा। यहां पर 10 - 2 करूंगा तो 8 mg आ जाएगा। यहां पर 10 - 5 करूंगा तो 5 mg आ जाएगा और यहां पर फिर से 8 mg आ जाएगा। लगा दो जोरों से कमेंट्स में अगर इस प्रकार के बहुत मुश्किल सवाल आप चुटकियों में कर पा रहे हो। अब तो चुटकियों में अगर आप सवाल कर पा रहे हो, आप हर एक बिंदु पर A B C D पर तनाव और वेग ज्ञात कर पा रहे हो, तो क्लियर है मामला? बहुत आसान लगेगा अब आपको यह सब कुछ। चलिए तो ये तो हमने एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लिया है। अब हमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, उन पर हम करते हैं चर्चा। अब हमें बस इस पे थोड़े बहुत और सवाल करने होंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत सवाल करने होंगे। चलो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाऊं क्या मैं तुम्हें? चलो वो वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ चलो एक क्वेश्चन पहले ये वाले क्वेश्चन कराते हो ना, तुम कंफ्यूज आ जाओगे। हाँ पहले ये क्वेश्चन कर लेते, फिर एक और क्वेश्चन था मेरे दिमाग में मजेदार सा। D पर 11 mg होगा? नहीं बेटा, D पर 11 mg क्यों हो जाएगा? D पर अगर तुम 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। देखो B और D पे हमेशा वैल्यू सेम होगी, B और D पर हमेशा वैल्यू सेम आएगी हर चीज की। चलो तो कुछ सवाल कर लेते, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिले होंगे। एक m द्रव्यमान का कण चित्र अनुसार ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है, यदि इसकी औसत चाल बढ़ाई जाए तो रस्सी के टूटने की संभावना अधिकतम कहां पर होगी? रस्सी टूट कहां सकती है? तो कहां पर टूट सकती है सर रस्सी? जहां पर तनाव अधिकतम होगा। तो Tmax जो होता है, Tmax B बिंदु पर होगा, या न्यूनतम या जो एकदम निचला बिंदु होगा उस पे तनाव अधिकतम होता है। mu², फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं, mu² बटे में L + mg तनाव होता है, यह अधिकतम तनाव होता है। तो B बिंदु पर सबसे ज्यादा चांस है रस्सी टूटने की, है ना। देखो अभी ये बहुत आसान सवाल, मतलब कि इसको थोड़ा डिफिकल्ट कैसे बना सकते थे बनाने वाले, वो A को यहां रख देंगे थर्ड ऑप्शन में, D को सेकंड ऑप्शन में रख लेंगे, C को फर्स्ट ऑप्शन में रख देंगे, तो बस वहां पे आपके मजे लिए जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। चलो और सवाल करते हैं, एक और मजेदार सवाल। देखिए सवाल बोला है कि एक द्रव्यमान एक रस्सी से बंधा हुआ है, अच्छा, और से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
एक समान चित्र अनुसार वृत्तीय गति करवाई जा रही है। यदि P बिंदु पर रस्सी टूट जाती है तो द्रव्यमान P बिंदु से लगभग कितना ऊपर जाएगा? द्रव्यमान P बिंदु से लगभग कितना ऊपर जाएगा? क्या बोला है? P बिंदु पर रस्सी टूट गई, P बिंदु पर रस्सी टूट गई। ओके, अब हमें क्या बोला था कि इसे एक द्रव्यमान को एक रस्सी से बांधकर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समान चित्र अनुसार रूप से, मतलब जैसे फोटो में दिखाया गया है उस हिसाब से वृत्तीय गति करवा रहे थे। चित्र अनुसार यहां पर वृत्तीय गति हो रही थी। अच्छा, यह बार बार एक और शब्द आ रहा है, वर्तुल्य गति, यह भी वृत्तीय गति होता है। वर्तुल गति भी वृत्तीय गति ही होता है। अब हमें यह बोलना चाह रहा है कि अगर यहां से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और अचानक से रस्सी टूट गई तो कितनी ऊपर तक यह जाएगा? तो देखो, अब ये ऐसे सवाल मिला देते क्या? अब यह गुरुत्व के अधीन गति में ये वृत्तीय गति का सवाल घुसा दिया, तो यहीं से सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो क्या बोला है? अब हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये यहां पर था 5 मीटर पर सेकंड था, नहीं, वो पता नहीं कैसे घुमा रहा था, वो कुछ ऐसे घुमा रहा था कि हर एक बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड वेग रह रहा होगा। हो सकता है कि तनाव बढ़ा के घुमा रहा हो। ठीक है, तो यहां पर वेग 5 मीटर पर सेकंड था जब ये रस्सी टूटी। तो यदि 5 मीटर पर सेकंड के वेग पर था जब रस्सी टूटी, तो एक गेंद को अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? hmax होता है u² अपॉन में 2g, ये होगा 5 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू 10, या हो जाएगा 25 बटे में 2 इंटू 10, या मैं लिख सकता हूं इसे 1.25 मीटर। ठीक है, क्या है सवाल, कैसे किया हमने, फिर से देख लो क्या आएगा जवाब। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला था हमें कि एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से वृत्त में घूम रही है। ठीक है, अब जब यहां पर 5 मीटर पर सेकंड वेग था, उसी क्षण पर यह रस्सी टूट गई। तो रस्सी टूट गई तो अब यह त्रिज्यीय रूप से निकलेगा, स्पर्श रेखीय रूप से गति करेगा। तो स्पर्श रेखीय रूप से मतलब ये स्पर्श रेखीय रूप से ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर कितने वेग से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। कितने वेग से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। तो यहां पर इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो hmax होता है u² अपॉन में 2g। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, अगर आप ऐसा समझो कि ये वृत्तीय गति का सवाल था, नहीं, यह गुरुत्व के अधीन गति का सवाल था। किसका सवाल था? गुरुत्व के अधीन गति का सवाल था। बस उसमें थोड़ा सा वृत्त का कंसेप्ट लगा दिया और सॉल्व करने में उसकी भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम यहां पर। चलो यहीं से गिन ले क्या क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा आज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? चल आगे बढ़ते एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक और सवाल की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। ये आप चाहो तो सीधे सीधे देख सकते हो। ये सवाल जो है हमारे, ये सवाल होमवर्क के सवाल थे, है ना। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस थे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पर, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, उनमें 1-2 सवाल जो थे वो मजेदार सवाल थे, उनके जवाब हम निकालना चाहेंगे। एक सवाल था जिसमें, हाँ, ये सवाल नीट में भी इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल कंसेप्ट का यूज था, है ना। आप चाहे तो लेक्चर नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। यह लेक्चर नंबर 5 का L5 का क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको मेन कॉपी में ही लिखना है, इसको होमवर्क कॉपी में नहीं लिखना है, आपको मेन कॉपी में ही लिखना है ना। मैं बस इसलिए यहां पर लेकर आ गया हूं ताकि आपको लैंग्वेज पता चल जाए, है ना। मेन कॉपी में लिखिए आप कि चित्र अनुसार एक पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, एक वृत्तीय लूप पूर्ण करता है ना, एक बार पूरा घूमता है। तो बोला है इस लूप की त्रिज्या क्या होगी? इस सवाल में मल्टीपल चीजें पूछी जा सकती है, अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या है आप सभी को समझ में आया ना। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि यहां पर एक मेरे पास
नत समतल है और इसके आगे वाला जो हिस्सा है, इसके आगे वाला जो हिस्सा बेटा, यह क्या क्या है कि जैसे ही यहां से निकलेगा तो यह एक वृत्त में घुस जाएगा, है ना, यहां से निकलेगा और एक वृत्त में घुस जाएगा। कल ही मैंने आपको सिखाया था कि कल ही मैंने आपको यह बात सिखाई थी कि यार आप लोगों को, फिर से बना देते हैं, हाँ, तो कल ही मैंने आप लोगों को यह बात सिखाई थी कि हमने ये जो सारे सवाल करे हैं, इन सारे सवालों के कंसेप्ट में एक बात और कॉमन है, क्या कि यहां पर वस्तु अभी हम रस्सी से घुमा रहे हैं, रस्सी से घुमाई जाए या वह मौत के कुएं जैसी, या एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगे जिसकी वजह से वो घूमे, बात बराबरी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कि मेरे को यहां पर, है ना, ध्यान समझेंगे, मेरे को यहां पर एक ब्लॉक है जिसे पूर्ण वृत्त में घुमाना है, पूरा चक्कर घुमाना है। तो पूरा चक्कर घुमाना है तो यहां पर इसके पास जो वेग होना चाहिए वह वेग √5g_r होना चाहिए। क्या होना चाहिए? √5g। L हमने किया था, यहां इसकी त्रिज्या है तो इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया? R बोल दिया। कितनों को यह बात चमकती है कि अगर यहां पे एक वृत्त है जिसमें मुझे इसे घुमाना है तो घुमाऊंगा मैं तो √5gl वेग न्यूनतम बिंदु जो होगा उस पर होना चाहिए, तब ये पूरा घूमेगा। क्या ये पहली बात सभी को क्लियर है? अब आपको यह भी पूछ सकते थे कि कितनी ऊंचाई से छोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वृत्त में घूम जाए, या अभी उल्टा पूछ लिया, ऊंचाई दे दी और त्रिज्या पूछ ली, तो दोनों में से एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब हमारे पास यहां पर वेग कैसे आएगा? तो या तो वो क्वेश्चन में सीधे सीधे वेग दे दे, या उसने दूसरा तरीका आजमाया, उसने बोला कि यार मैं इस ब्लॉक को ना यहां से छोड़ रहा हूं, h ऊंचाई से छोड़ रहा हूं, मैं इस ब्लॉक को कहां से छोड़ रहा हूं? किसी h ऊंचाई से इस ब्लॉक को छोड़ रहा हूं। तो अगर इस h ऊंचाई से इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो क्या मेरे प्यारे में ऐसा बोल सकता हूं कि सर जब ये ऊपर था तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी, यहां आएगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा हो जाएगी, पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो क्या मैं यहां पर जब ये नीचे पहुंच जाएगा इसका वेग ज्ञात कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर था, मान के चलो इस बिंदु को हमने ए बोल दिया, इस बिंदु को कुछ पी बोल दिया, तो पी से ए जा रहा है, पी से ए जा रहा है। तो अगर P से A जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे P पर कुल ऊर्जा बराबर होना चाहिए कुल ऊर्जा A पर, और P पर थी स्थितिज ऊर्जा और A पर हो गई है गतिज ऊर्जा 12 mU²। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या इतनी सी बात सबको चमकती है? और मेरे पास वेग का मान पता है कितना होना चाहिए, यहां से m से m कट जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2gh बराबर होना चाहिए u_a के स्क्वायर के, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? √5gr के बराबर होनी चाहिए। क्या दो कंसेप्ट को मैंने जो यहां पर जोड़ा, इनको फ्यूज करके एक नया सवाल कर दिया, क्या सभी को चमकता है? इनको करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बच्चा रोता क्यों रह जाता है, सर क्यों पटकता रहता है अपना? क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो वृत्तीय गति पढ़ लेगा तो सवाल बना देगा। उसको लग रहा है कॉकरोच की एक टांग पढ़ ली तो मेरे को कॉकरोच समझ में आ गया। हाँ भाई, नहीं, यहां पर कॉकरोच के पहले कौन जिंदा था, कॉकरोच अंडे कैसे देता था, कॉकरोच का अंडे से पहले कौन था, या कॉकरोच के पहले कौन सा जीव आता उसके बारे में पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा, तब जाकर कॉकरोच पढ़ पाएगा। तो यहां पर इसके पास mgh स्थितिज ऊर्जा थी, तो h हाइट से नीचे आएगा और फिर उसके अंदर यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर मुझे पता है कि जैसे ही वो न्यूनतम बिंदु पर आएगा तो उसके पास अगर वेग √5gr होगा तब वो पूरा घूम पाएगा, आई बात समझ में? तो यहां पर √5gr वेग होना चाहिए। तो यह अब इनमें रिलेशन मिल गया है हमें, 2gh बराबर होगा 5gr के, √5gr के का स्क्वायर। तो सर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2gh बराबर होगा 5gr के, g से g भी कट लिया, तो यहां पर हमें रिलेशन मिल गया, क्या? r की वैल्यू होगी 2/5 h बराबर होगा r के, 2/5h बराबर होगा r के, है ना। आप चाहो तो ये वाला रिलेशन जो है वो याद सा भी रख सकते हो कि यहां पर सर 2h बराबर होता है 5r के,
तब जाकर ये पूरा घूमेगा, तब जाकर ये पूरा घूमेगा। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि हाइट अगर 5 है तो कितनी त्रिज्या होनी चाहिए पूरा गोल घुमाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन का जवाब देखें हम तो हमारे पास आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखा जाएगा 2/5 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में 5 मीटर दी हुई है, तो 2/5 इंटू 5 बराबर होगा आर के, या 5 से 5 कट जाएगा 2 मीटर, आर की वैल्यू आ जाएगी, 2 मीटर त्रिज्या होगी। क्लियर है मामला? क्या ये सभी को जोरदार तरीके से सवाल चमकता है? एक बार जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप कर दीजिए अगर ये सवाल अच्छे से चमकता है तो। क्या बोल रहा है ये, आपकी बायो हमसे भी खराब है। तो मेरी बायो अच्छी होने से फर्क भी नहीं कुछ पड़ता है, मेरी बायो अच्छी होगी तो उससे मुझे ना तो मुझे कोई फायदा ना तो तुझे कुछ फायदा है। लेकिन चिंता ना करो, कुछ कुछ बातें मुझे भी पता है, कुछ कुछ नहीं बहुत सारी बातें मुझे भी आती हैं। चल देखो, हाँ भाई एक और सवाल या इस प्रकार का एक दो और सवाल करते हैं हम। चलिए बाकी तो आसान क्वेश्चंस थे ना, एक दो और सवाल थे मेरे को जो आप करवाने थे। हाँ एक ये वाला सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 8, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैं आपको करवाना चाहता हूं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8, क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? क्या ये सवाल कर पाओगे? चल क्वेश्चन नंबर 8, अभी 2-3 सवाल और मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको ऊर्ध्वाधर गति के, फिर हम होमवर्क के और जो बचे हुए लेक्चर्स थे 1, 2, 3 के भी 4 के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए यह बोला है कि एल लंबाई वाले एक सरल लोलक के, है ना, हमारे पास क्या है, ये है एक सरल लोलक, ये ऐसा है, ठीक है। तो बोला है एक सरल लोलक को एक एल लंबाई वाला हमारे पास सरल लोलक है, तो सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान m है, तब गोलक को क्षैतिज स्थिति में तान कर छोड़ा जाता है, तो निम्न स्थिति में गोलक की चाल और धागे में तनाव क्रमशः क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहां पर हमारे पास एक सरल लोलक था, इसे हमने यहां पर क्षैतिज में रखा, ऐसा टाइट किया और इसे छोड़ दिया, तो ये जब निचले बिंदु से गुजरेगा तब इसकी चाल और रस्सी में तनाव क्या होगा। ठीक है, कैसा, देखो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये एक हमारे पास कल वाला सरल लोलक है, इसको मैंने ऐसा सीधा रखा और छोड़ दिया, तो जब ये निचले बिंदु से गुजर रहा है ना, इसको सीधा रखा और छोड़ दिया, जब ये एकदम सीधा छोड़ दिया, तो ये जब निचले बिंदु से गुजर रहा था तब इसमें, जब ये यहां से गुजरा तब इसमें तनाव और इसका वेग क्या होगा। सीधा रखा, छोड़ दिया। आई बात समझ में? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 2 तरीके, या तो पूरा मेथड अप्लाई करो, या हमने जो करा हुआ है उसका रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब सर हमने क्या किया, हमने यहां से इसे ऊपर भेजा, अब ये ऊपर से नीचे भेज रहा है, ऊपर से नीचे भेज रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके, या तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो या पूरा सॉल्व कर दो। एक बार मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं, फिर रिवर्स से भी कैसे कर सकते थे वो भी बताता हूं। देखिए सबसे आसान सी बात, 2 ही चीजें आपको पता होना चाहिए, वेग निकलेगा ऊर्जा संरक्षण से, ध्यान रखना है हमेशा। आप चाहो तो एक SP स्टार करके पॉइंट लिख लो कि कभी भी आपको वेग निकालना है V, तो V निकलेगा ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से निकलता है वेग हमेशा। और तनाव निकालना है, तनाव, तो वह हमारे पास न्यूटन के गति के नियम में या बल परिमाणी बल से निकलेगा, मतलब परिमाणी बल केंद्र की ओर लो उससे निकलता है। तो ये 2 चीजें होगी।
दो चीजें होगी। तो अगर वेग निकालना है तो वेग किससे निकलेगा? ऊर्जा संरक्षण से। अच्छा सर, तो ऊर्जा संरक्षण से कैसे निकलेगा? देखो ये यहां तक आया है, कहां पर था सर? ये यहां पर था। इसने बिंदु के नाम भी बोले हैं, ये बिंदु का नाम ये O बोल दिया है इस बिंदु को, इसको हम P बोल देते हैं, एक को Q बोल देते हैं। इसे O बोल दिया है, इसे हम P बोल देते हैं, इसे Q बोल देते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P पर कुल ऊर्जा और Q पर कुल ऊर्जा बराबर होनी चाहिए? तो P पर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा mgl। ओके सर, यहां पर कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा हाफ mu का स्क्वायर। क्या ये सभी को चमक रहा है? हाफ m v कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बच्चा बोला v कर देते, v कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम वेग है यहां पर, तो ये m से m कट गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो √2gl वेग आ गया, √2gl वेग आ गया। देखो अब ये तो है आम जिंदगी, इसमें sp स्टार कैसे लगा सकते थे? क्या ये हमने ऑलरेडी कर रखा था? हाँ, ये हमने ऑलरेडी कर रखा था। कब करा था सर? कब करा था? देखो भाई, ये जब हमने ऊर्ध्वाधर गति गति करा तो इतनी पूरी रामायण किस लिए करी? इसीलिए करी थी कि अगर हमारे पास हमें यह निकालना था कि सर ए बिंदु पर वेग क्या होगा जब सी बिंदु पर वेग शून्य हो गया, सी बिंदु पर वेग शून्य, तो सॉरी हमारे हिसाब से ए बी बिंदु था ये वाला ना, बी या डी बिंदु, दोनों में से कोई भी बिंदु बोल सकते, तो डी बिंदु बोल देते। तो डी बिंदु पर वेग शून्य होगा तो u का मान क्या होगा? u का मान 2gl आएगा। कल हमने सॉल्व भी करके निकाला था ये कि दोलन करता है सर, तो यहां तक अधिकतम उठ सकता है बी बिंदु तक या डी बिंदु तक, तो 2gl √2gl वेग होता है। कितनों को ये याद है? कितनों को ये याद है कि √2gl से ही हमने किया था, √2gl वेग होना चाहिए। कितनों को ये बात चमकती है कि सर यहां तक अगर उसे उठना है या उल्टा करना है यार, अगर मैं यहां से फेंकता तो यहां तक जाता तो यहां पर वेग कितना होता? √2gl, तो यहां जाके शून्य हो जाता। अब उल्टा बोल दिया, यहां शून्य है तो यहां आएगा तो √2gl वेग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2gl हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बिना सॉल्व करे भी जवाब बताया जा सकता था। अच्छा, तनाव कैसे निकालेंगे? तनाव कैसे निकालेंगे? ओके सर, तनाव निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बिंदु पर अब कौन कौन से बल लग रहे हैं सर? इस बिंदु पर ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ तनाव लगेगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है। ओके, और परिमाणी बल ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये होगा T माइनस mg बराबर होना चाहिए, ये अभिकेंद्रीय बल दे रहे दोनों मिलके, ऊपर की तरफ T नीचे की तरफ mg, ये मिलकर घुमा रहे इसे, तो ये हो जाएगा T माइनस mg बराबर होना चाहिए, T माइनस mg बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बटे में L, या हम यहां से तनाव की वैल्यू लिख सकते हैं mu स्क्वायर या mv स्क्वायर बटे में L प्लस mg के, और v की वैल्यू कितनी आई है? v की वैल्यू है √2gl, तो ये हो जाएगा m2gl बटे में L प्लस mg, या L से L कट जाएगा, 2 + 1 3mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3mg हो जाएगा। क्या इसको भी शॉर्ट से किया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपके सामने जवाब लिखा था यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो ये आपके सामने जवाब लिखा हुआ था कि सर अगर हम यहां पर ऊर्ध्वाधर गति करवा रहे हैं तो हमारे पास तनाव का सूत्र जो था, तनाव का सूत्र था, ये तो मैंने एक्चुअल में आपको एक और तनाव के सूत्र लिखवाए थे कल, जिसमें मैंने आपको थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, तो 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा सर? 0 डिग्री या ए बिंदु पर, या अभी हमने ए बोला लेकिन क्या न्यूनतम बिंदु है, तो न्यूनतम बिंदु पर तनाव mu स्क्वायर बटे में L प्लस mg होता है। क्या होता है? mu स्क्वायर बटे में L प्लस mg होता है। तो यहां पर न्यूनतम बिंदु पर था क्या सर? ये भी हाँ सर, न्यूनतम बिंदु पर, तो न्यूनतम बिंदु पर तनाव सीधे हम लिख सकते थे mu स्क्वायर बटे में L प्लस mg, mu स्क्वायर बटे में L प्लस mg। क्या ये सभी को है चमकता? और वहां पर वेग 2gl है, उसकी वैल्यू रखी, आंसर आ गया, आगे बढ़ गए। क्या सभी दोनों तरीके 110% रूप से समझ चुके हैं? और क्या क्या करना था, क्या सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? हाँ, ये सब कुछ हमने सॉल्व करवा दिया है, ये सब कुछ हमने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, चल अब एक और मजेदार सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हम, एक और मजेदार सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ये वाला कंसेप्ट। ये क्या है सर? ये गाड़ी कहां जा रही है ना, और क्या करना है हमें ये कंसेप्ट में? हम बस ऊर्ध्वाधर गति के सारे सवाल हो चुके हैं, एक ये लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है,
तो यह कौन सा कंसेप्ट है सर, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम ये देखना चाह रहे कि अगर एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी क्षैतिज सतह पर चलती है या वह नीचे गड्ढे में से उतरती है या किसी स्पीड ब्रेकर पे से गुजरती है, तब उसका वेग क्या क्या होता है। और यहां से एक मजेदार सी बात मैं सिखाऊंगा आपको, क्या कि जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्पीड ब्रेकर आता है तो लोग गाड़ियों की स्पीड धीमी कर देते हैं। क्यों धीमी कर देते हैं? नहीं सर मैं तो तेज ही चलाऊंगा। तो अगर आपने किसी स्पीड ब्रेकर पे से तेज गाड़ी चला दी तो हो सकता है कि वहां पर आप स्पीड ब्रेकर पे चढ़ो तो सही, लेकिन उतरो नहीं, आप चढ़कर ही उतरो, आप और ऊपर निकल लो। ठीक है, ऐसा कभी कभार होता है ना कि कुछ, जैसे मैं आपको बता रहा था कल परसों की क्लास में कि कुछ एकदम नागिन डांस करवा देते हैं, बाइक से भैं 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 करके निकल जाते हैं, तो वो लोग स्पीड ब्रेकर से बहुत तेज गाड़ी कुदा देते हैं, और जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर से उचकती है तो एकदम से लगा था आज तो प्राण निकल गए, है ना, एकदम जोर से हैंडल पकड़ लेंगे वरना भैया मामला खत्म ही था आज। ठीक है, तो क्या होता है कि एकदम तेजी से स्पीड ब्रेकर से जब गाड़ी निकाली जाती है, तेजी से स्पीड ब्रेकर से अगर गाड़ी निकाली जाती है तो बैठे बैठे आदमी उछल जाता है या पीछे वाला गिर जाता है। ऐसा कुछ कुछ फील किया है कभी? या कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग स्पीड ब्रेकर से गलती से अगर तेज गाड़ी निकल जाती है तो पीछे बैठा वाला आदमी ऊपर उछल जाता है ना, और पीछे बैठा वाला आदमी एक ही बात बोलता है, अल्लाह मियां घर पहुंचा दे मुझे, है ना। या अगर आगे छोटा भाई बहन बैठा हो तो उसे चटाक से एक चटा मारा जाता है, अबे धीरे चला ले मेरे को घर जाना है। ठीक है, तो वो ऐसे उछल क्यों जाते हैं? क्या होता है कि पीछे वाला हवा हवाई हो जाता है, हवा हवाई हो जाता है। तो इसको एक बार हम फील करते हैं, ये फील तो करा लेकिन इसको हम इक्वेशन से फील करते हैं। तो अगर मैं ए बिंदु पर देखूं क्या चक्कर चल रहा है, तो सर ए बिंदु पर जब गाड़ी निकलेगी तो क्या होगा? ए बिंदु पर वेग आगे की तरफ है। अच्छा, ए बिंदु पर ए बिंदु पर तो ए बिंदु पर क्या मैं लिख सकता हूं कि सर नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। मतलब बेसिकली हम ए बी सी पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? ए बी सी पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना चाह रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ, बस वगैरह में भी होता है बहुत, पीछे की सीट वाले तो बिल्कुल हवा में ही उछलते उछलते पहुंचते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए बिंदु पर, अच्छा ये बताओ पहले, ए बिंदु पर वृत्तीय गति हो रही है या नहीं हो रही है? ए बिंदु पर वृत्तीय गति हो रही है या नहीं हो रही है? ए बिंदु पर वृत्तीय गति हो रही है या नहीं हो रही है? सर ए बिंदु पर किसी भी प्रकार की वृत्तीय गति नहीं हो रही है, वो सीधे सीधे जा रहा है, मतलब ये पूरी सड़क सीधी है, तो ए बिंदु पर वृत्तीय गति नहीं हो रही है। तो मैं लिख सकता हूं कि नॉर्मल ए बिंदु पर बराबर होना चाहिए mg के, जो यूजुअली हमारे साथ होता भी है। अच्छा, अब ऐसे ही गाड़ी पहुंची बी बिंदु पर, बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर क्या होगा? बी बिंदु पर क्या बी बिंदु पर वृत्तीय गति हो रही है? बिल्कुल सर वृत्तीय गति हो रही है। क्या अभी भी वही दो बल लग रहे? हाँ, नीचे की तरफ mg लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, NB बोल दिया हमने इसे। क्या बोल दिया हमने इसे? NB बोल दिया। तो अब ये बताओ, अगर बी बिंदु पर वृत्तीय गति हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो कौन सा बल बड़ा होगा, नॉर्मल या mg? बस अब इस बात का जवाब वही बच्चा बता सकता है जिसको पूरा पूरा फील आया वृत्तीय गति का। क्या बड़ा होगा, नॉर्मल या mg? दोनों में से क्या बड़ा होगा, जल्दी से बताओ, नॉर्मल या mg? नॉर्मल या mg? नॉर्मल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ऐसे घूम रहा है, तो केंद्र कहां होगा? केंद्र सर यहां होगा, केंद्र यहां होगा, इसकी त्रिज्या r मान लेते। तो अगर केंद्र सर ऊपर की तरफ है तो नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए mg से, या नॉर्मल माइनस mg बराबर होगा fc। ये अभी ये यहां पर क्या है, mv स्क्वायर बटा r कर देता हूं मैं यहां पर, है ना, अभी केंद्रीय बल के। mg उधर चले जाएगा तो नॉर्मल जो हो जाएगा वो होगा mv स्क्वायर बटे में r प्लस mg के। ठीक है, तो बी बिंदु पर नॉर्मल बढ़ गया, बी बिंदु पर नॉर्मल बढ़ गया,
मतलब एक बात पक्की है कि सर समतल सड़क पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गाड़ी जमीन पर टिकी रहेगी। अच्छा, जब गड्ढे में उतरेंगे या ऐसा रोड जो है वो रोड ऐसा गड्ढा नहीं है, रोड पूरा ऐसा नीचे उतर कर ऊपर जा रहा है, तो नीचे उतर कर रोड पे ऊपर जाएंगे, नीचे जब उतरेंगे तो उसमें हम कभी भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, उसमें हम चिपक कर चलते रहेंगे। अच्छा, अब सी बिंदु पर क्या होगा? सी बिंदु पर तो सर सी बिंदु पर भी बल तो वही लग रहे, गाड़ी तो वही है, तो एक नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा। तो अब यहां पर यह बिंदु होगा और यहां पर यह इसकी त्रिज्या होगी r। ठीक है, तो अब कौन सा बल ज्यादा होगा, mg या नॉर्मल? अब कौन सा बल ज्यादा होगा, mg या नॉर्मल? mg या नॉर्मल, कौन सा बल बड़ा होगा? अब mg बड़ा होगा सर, क्यों? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, तो केंद्र इधर की तरफ है, तो केंद्र की तरफ परिमाणी बल होना चाहिए, तभी तो ये इस तरह से वृत्तीय गति करी है। तो यहां पर नॉर्मल हम लिखेंगे अब mg माइनस नॉर्मल बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बटे में r के। ओके सर, तो अब यहां पर नॉर्मल उधर चले जाएगा, mv स्क्वायर बटा r इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बटे में r बराबर होगा नॉर्मल सी बिंदु पर। ठीक है, तो आप यहां से इस बात को फील कर सकते हो कि जब भी गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर पे से गुजरेगी, तो वहां पर नॉर्मल कम हो गया है, मतलब कि सर हमें हल्का सा हवाई तो लगेगा, गाड़ी कितनी भी धीरे निकालो हल्का सा हवाई तो लगता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, हर एक स्पीड ब्रेकर की एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा अगर आपने उस स्पीड ब्रेकर पर से गाड़ी कुदा दी तो आपकी गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। ओके सर, हाँ, लिफ्ट वाले केस जैसा है कि यहां पर देखो लिफ्ट वाला केस ही है एक्चुअल में, क्यों? लिफ्ट वाले केस में क्या लिखते थे, mg प्लस ma लिखते थे, और यहां पर a की जगह mv स्क्वायर बटा r करना है बस। अरे लिफ्ट वाला केस ही है, एक बच्चा बोलो लिफ्ट वाला केस जैसा है, नहीं, लिफ्ट वाला केस ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे mg प्लस ma करते थे और यहां पर mg माइनस ma करते थे। अब a की जगह क्या लिखना है, a की जगह mv स्क्वायर बटा r लिखना है, v स्क्वायर बटा r लिखना है। क्या सभी को एक बहुत जबरदस्त फील आ रहा है कि हाँ सर, जो हम पहले पढ़ते थे और जो अब पढ़ रहे हो एक ही चीज, एक तरीके से। और अब यहां पर देखो, क्या कभी ऐसा सोच के बताओ मुझे, क्या कभी ए और बी बिंदु पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जीरो हो सकता है? अच्छा सर, ये आप बार बार अभिलंब प्रतिक्रिया बल जीरो का मतलब क्या, एक फील दिलवाओ। देखो, जहां पर भी अगर मैं बोल रहा हूं अभिलंब प्रतिक्रिया बल जीरो है या कहीं पर भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल जीरो हो गया, मतलब तुम वहां से उड़ी बाबा उड़ गए, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब क्या होता है, अपनी कॉपी में चाहो तो ऊपर लिख लो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब क्या, उड़ी बाबा हु लिख लो। क्या नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब क्या होता है, हवाई हो जाना, है ना। यदि कहीं पर n जीरो होता है तो वस्तु हवाई हो जाती है। हुड़ी बाबा हु हो जाती है ना, तो ये उड़ी बाबा हो जाती है। चल, तो हवाई हो जाती है, तो नॉर्मल जीरो। तो क्या ए और बी बिंदु पर कभी नॉर्मल जीरो हो सकता है? नहीं सर, ए और बी बिंदु पर नॉर्मल कभी जीरो नहीं हो सकता। तो किस बिंदु पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है? सर, केवल एक ही बिंदु है सी, जहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है। अब ध्यान से समझना इस कंडीशन को। क्या पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सी पर ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, सी पर ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है। तो यहां पर मैंने बोला कि यदि ऐसा हो, यदि NC जीरो हो जाए, C पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, तो क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं सर mg माइनस mv स्क्वायर बटे में r होगा जीरो,
या ये उधर की तरफ चले जाएगा तो mg बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटे में r के। m से m कट गया, r इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से अंडर रूट आर जी। अरे सर ये देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, वृत्तीय गति में हमने बहुत बार निकाला। यहां पर कोई घर्षण वर्षण वाली बातें नहीं थी, सिंपल सी बातें थी। तो अंडर रूट आर जी आया तो ये v की वैल्यू आई, v की वैल्यू आई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका फील क्या है? इसका फील ये है कि यदि गाड़ी चलाने वाला बालक या बालिका, कोई पायलट का मैक्सिमम वेग ज्यादा हो जाए अंडर रूट आर जी से, किससे ज्यादा हो जाए? अंडर रूट आर जी से ज्यादा हो जाए तो वह हवाई होगा। क्या होगा? हवाई होगा। मतलब अगर आपको किसी भी जगह से गाड़ी कुदानी है तो जितनी ज्यादा बड़ी त्रिज्या का स्पीड ब्रेकर होगा उतनी ज्यादा स्पीड से आप गाड़ी वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, फील करो इस चीज को। ये बात मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊंगा भी, है ना। गाड़ी पर, साइकिल पर अगर तुमने चलाई हो तो तुम्हें इस बात का फील जरूर आएगा। क्या नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है? अमन यार ये कौन, अमन बेटा मतलब क्या चाहता है? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये सोच। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो गया मतलब क्या हो गया कि सर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ना लगते हुए नीचे लग जाए तो नीचे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन की परिभाषा ही आती है कि वो धक्का लगाता है वस्तु को, तो खींचता थोड़ी ना है, तो गलत ही हो गया। तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कल को तेरे पास पेशेंट आए तो उसे इंजेक्शन लगाना हो तो इंसानों वाला ही लगाना, है ना, कुत्ते बिल्ली वाला इंजेक्शन मत लगा देना। चल अभी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाला इंजेक्शन ले जा, अगली बार पॉजिटिव वाला लगा देंगे। हर कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, संभव नहीं है नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर वेग अंडर रूट आर जी है तो उससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुम उड़ जाओगे, है ना। तो इस बात को आपने फील जरूर किया होगा। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि अगर मेरे पास दो प्रकार के स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर पे चर्चा चल रही है खतरनाक वाली, है ना। कुछ स्पीड ब्रेकर देखे, जैसे एक तो नॉर्मल जो मेन रोड पर हाईवे टाइप पर बना रहता है एकदम बड़ा सा स्पीड ब्रेकर, ठीक है। बाकी कुछ स्पीड ब्रेकर होते जो कुछ लोग अपने घर के सामने सीमेंटेड रोड बनवाया सरकार ने, फिर बाद में याद आया अरे हमने पाइप तो डाला ही नहीं, तो क्या करते हैं उसके ऊपर एक पाइप डाल देते हैं, ठीक है। पाइप के ऊपर ऐसा सीमेंट का थक्का सा जमा देते, इतना सा इसके नीचे से पाइप जा रहा, कोई गाड़ी वाला हमारा पाइप ना तोड़ जाए, ठीक है। तो इतना सा एकदम बिल्कुल ऐसा सीमेंट जमा देते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, घर में मतलब घर का काम चल रहा था, घर में चीजें बना रही थी तो थोड़ी सी सीमेंट बच गई, क्या करे इसका, लगा दे यहां पे एक स्पीड ब्रेकर बना दे। यहां पर छोरे बहुत तेज गाड़ी निकालते हैं, लगा दे यहां पर स्पीड ब्रेकर लगा दे। होता है कि नहीं गांव में कि यहां पर कुछ घर में बन रहा था, थोड़ी सी सीमेंट बची, थोड़ी सी सीमेंट गिट्टी बची, तो वहीं पर ही एक स्पीड ब्रेकर बनवा दिया, बीच में, रोड के बीच में बनवा दिया। या कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा कान्हा, हमारा लाला छोटा है अभी, ये कभी कभी खेलते रोड पर निकल जाता है, तो क्या बहुत तेजी से, क्या नई सड़क बनी है हमारे यहाँ पर, तो भैया नई सड़क बनती है तो ये क्या छोरे लपाटे हों, नई गाड़ियां ले लेके ऐसे तेज घुमाते कि यहीं पर एरोप्लेन उड़ा देंगे गाड़ी से, पायलट बन जाते, इतनी तेज निकालते गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से। तो एक काम कर भाई, तू तो, है ना, मिस्त्री को समझा, तो एक काम कर, हमारा लाला छोटा है तो तू यहां पर है ना एक स्पीड ब्रेकर बना दे, घर के दोनों तरफ बना दे, ताकि वो गाड़ी वाला धीरे निकले। हमारा लड़का क्या कभी कभार खेलते खेलते सड़क पे निकल जाता है तो उसको कोई गाड़ी से उड़ा ना दे, है ना। ये नहीं फिक्र करेंगे कि भैया बच्चे को संभाल कर रखो घर के अंदर,
निकलते निकलते सड़क पे, ये कौन सा लड़का है जो खेलते खेलते सड़क पे ही खेलने निकल जाता है? घर छोटा पड़ रहा है क्या? या किसी को ज्यादा दिक्कत हो, एक काम करो, अपने घर के आसपास रोड पे से दीवार उठवा लो, इतनी इतनी दीवार उठवा लो कि भैया यहां से एक गेट बनवा दो दीवार उठा के, कि कोई बाइक वाले भैया निकलेंगे गेट खोल के निकलेंगे, आराम से बंद करके निकलना पड़ेगा फिर तो, है ना, पूरी सेफ्टी रहेगी। देखो भाई, तो ये उस प्रकार के छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर है, उस प्रकार के छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर है, ये बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो देखो एक बात पहले ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, नंबर 1 और नंबर 2 में त्रिज्या किसकी ज्यादा है? किसकी त्रिज्या ज्यादा है? किसकी त्रिज्या ज्यादा है? किसकी त्रिज्या ज्यादा है, 1 की या 2 की? 1 की या 2 की? हाँ, 1 की त्रिज्या ज्यादा है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर ये देखो, ये देखो ना यार, किसी व्रत का हिस्सा होगा तो ये बहुत बड़ा गोला होगा जिसका ये हिस्सा है, ठीक है। या 2 की देखेंगे तो सर ये 2 तो ये छोटा सा गोला होगा जिसका ये हिस्सा है, तो 2 की त्रिज्या तो बहुत ही कम, कुछ ज्यादा ही छोटा बनेगा, है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको भी, तो 2 की त्रिज्या कम है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो ना, 2 शब्द होते हैं, एक होता है वक्रता और एक होती है त्रिज्या। ध्यान सुनना इस बात को, एक होता है वक्रता, एक होती है त्रिज्या। वक्रता मतलब कितना घुमाव है इसमें, वक्रता व्यक्रमानुपाती होती है त्रिज्या के। कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। कर्वेचर मतलब, यह वक्रता मतलब, देखो ये इसमें ज्यादा घुमावदार है तो इसकी वक्रता ज्यादा है, तो इसकी त्रिज्या कम है। इसमें कम घुमाव है, कम घुमाव है, तो इसकी वक्रता क्या है? इसकी वक्रता कम है, तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। यहां पे वक्रता अगर देखेंगे हम, वक्रता 1 की ज्यादा है 2 से, और हम लिख सकते हैं सर त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या या रेडियस, त्रिज्या या रेडियस 1 की, अच्छा सॉरी, वक्रता 1 की कम है 2 से और त्रिज्या 1 की ज्यादा है 2 से, ठीक है। फिर से देख लो, जितना ज्यादा घुमाव, इसमें बहुत ज्यादा घुमाव है तो इसकी वक्रता ज्यादा है, कम घुमाव है तो वक्रता कम है, ठीक है। तो इससे आप ज्यादा जल्दी से चीजें याद रख सकते हो। अच्छा, तो अब ये वक्रता और त्रिज्या की कहानी तो सर समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर जिसकी त्रिज्या ज्यादा, उससे ज्यादा वेग से गाड़ी गुजारी जा सकती है। ये हमने कंसेप्ट सीखा भी, हमने इक्वेशन बना के फील किया इस चीज को। तो अगर इसका रियल फील आ चुका है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि वेग जो होगा 1 वाले के लिए ज्यादा होगा 2 वाले से? क्यों? क्योंकि 1 वाले के लिए त्रिज्या ज्यादा है, तो 1 वाले पे मैं ज्यादा स्पीड से गाड़ी निकाल सकता हूं, 2 से बहुत धीमे से गाड़ी निकालना पड़ेगी वरना मैं उड़ जाऊंगा। क्या ये बहुत जबरदस्त तरीके से सभी को चीजें चमकी। और अगली बार से अगर स्पीड ब्रेकर बने तो ध्यान रखना कि ऐसा स्पीड ब्रेकर ना बनाओ जो एकदम खड़ा हो, है ना, थोड़ा सा झुकाव वाला स्पीड ब्रेकर बनाओ ताकि गाड़ियां थोड़ी तो स्पीड में निकल पाए। वरना तुम्हारे स्पीड ब्रेकर बनाओगे, तुमने तो फ्री की जो सीमेंट रेती बची हुई थी, फिका रही थी, तो तुमने तो स्पीड ब्रेकर बनवा दिया। और वो बेचारे भैया जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर घूम रहे हो, उनकी तो गाड़ियां खराब हो जाती ना ऐसे में, ठीक है, गाड़ी के सस्पेंशन खराब हो जाते हैं ऐसे में। तो ये ना करते हुए थोड़े अच्छे स्पीड ब्रेकर कभी अगर बने तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपने हाईवे वगैरह पे जरूर देखा होगा कि वहां बहुत ऊंचे या बहुत लंबे स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी ज्यादा त्रिज्या उतनी कम वक्रता और उतने ज्यादा वेग से गाड़ी निकाली जा सकती है। क्लियर है मामला सभी को? चलो, तो यह एक और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो हमें पढ़ना था और उसी पर आधारित ये एक आसान सा सवाल है ना। क्या आप ये सवाल कर सकते हो? एक बार पूरा सवाल पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, घर्षण बल के बारे में पूछा है। वेग मैक्स अंडर √rg तो क्या होगा बेटा? अगर वेग अंडर √rg ही कर दिया आपने तो नॉर्मल जस्ट 0 हो चुका है, जस्ट 0 हो चुका है।
अच्छा, एक दो और छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं ना। कुछ बच्चे रिवीजन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि सर हम रिवीजन कैसे करें, या सर अभी तो हम पढ़ रहे, तो हमने तो 5-6 चैप्टर पढ़ लिए, पीछे का तो कुछ याद ही नहीं है, रिवीजन कैसे करे, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, भूल जाते चीजें। तो देखो, इसके लिए ना एक छोटी सी बात ध्यान रखो। सबसे पहले तो अगर आप अभी वाली चीजें बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो, अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो, तो आपको बाद में रिवीजन कब करना पड़ेगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा या आपको बीच में दिन मिले कुछ, तो उसमें रिवीजन कर सकते हो, आराम से अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है। दूसरी बात, स्पेशली फिजिक्स में चीजें रिलेटेड होती हैं, यहां की चीजें वहां भी काम आती रहती है, तो रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहता है। इसके अलावा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है। टेस्ट जब भी दो, इस संडे को टेस्ट है तो पूरा पूरा रिवीजन करके टेस्ट दो। सैटरडे की क्लास हो जाए, उसके अंदर संडे का जो पूरा दिन होता है उसमें पूरा अच्छे से पहले रिवाइज करो चीजें, फिर टेस्ट दो। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं पहले। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलो आज उन्होंने कुछ पढ़ा है ना, आज मान के चलो आज जो पढ़ा उसको हम डे 1 बोल देते हैं। डे वन पे आपने 8 घंटे मिलाकर कुछ बायो का रट लिया, कुछ याद कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे अपने आप को स्वामी विवेकानंद समझते हैं, या अपने आप को आइंस्टीन समझते हैं, न्यूटन। सर मैंने पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया, दिमाग पे छप गया, अब ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। क्या होता है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप मतलब मैक्सिमम बच्चे, इवन जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने स्टार्टिंग में ऐसी बहुत सारी गलतियां करी थी, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा करते रहेंगे तो फिर तो एक ही चीज पढ़ते रह जाएंगे। क्या होता है कि ये आज पढ़ा कुछ 8 घंटे, फिर कॉपी बंद, दूसरा पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे, तीसरा पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे, ऐसे पढ़ते रहेंगे। फिर 15 दिन बाद जब टेस्ट आता है, 15 डेज बाद टेस्ट आता है, तो इसे फिर से खोल के देखेंगे और लगेगा कि सर कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर लगेगा सर कुछ पढ़ा ही नहीं था, सर सब भूल गए हम तो। फिर एकदम से घबराहट होने लग जाती है, मन में धक धक होने लग जाती है कि सर अब तो कल टेस्ट है, मैंने ये जो पढ़ा था मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं है ना, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर सवाल लगाने की कोशिश करते, सवाल भी नहीं बनते हैं, सर कुछ भी नहीं आ रहा, तो आएगा भी नहीं, कैसे आ जाएगा, कैसी बातें करता है आप यार, इंसान हो यार। ऐसे कैसे सोच लेते हो तुम कि तुमने जो आज पढ़ा वो 15 दिन बाद पढ़ोगे तो भी याद रह जाएगा। तुमने कल सुबह खाने में क्या खाया था वो तो तुम्हें याद नहीं है यार, 15 दिन पहले जो पढ़ा वो तो कैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए कभी भी एक चीज पढ़कर छोड़ो मत दिया करो, उसको छोड़ा मत करो, है ना। तो सर कैसे करेंगे फिर, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने मान के चलो आज कुछ पढ़ा, तो इसमें इसे 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद और 30 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। ठीक है। लगेगा कि रिवीजन करने में सर जोर आ रहा है, या सर रिवीजन कर तो रहे हैं हम, लेकिन फिर उसके बाद में सर हमको तो लग रहा है कि पढ़ा सही है सब कुछ। ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने पिछली क्लासेस में, पिछले साल भी काफी सारे बच्चों को बताई थी, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी डाला था इसका, तो फिर से एक बार बता देता हूं अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो। तो जो आज पढ़ रहे उसे तो सबसे पहले 24 आवर्स के अंदर फिर से रिवाइज करो, 24 आवर्स के अंदर फिर से रिवाइज करो, फिर 3 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 30 दिन में, यही रिवीजन साइकिल करते जाओ। तो आप अल्टीमेटली 30 दिन बाद वापस से जब इस चीज को रिवाइज करोगे तो आप ऐसा नहीं लगेगा सब कुछ भूल गए, है ना, हवा ही नहीं होगा कुछ भी। आप आज रिवीजन कर लो, जैसे आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, आज का दिन खत्म हो गया। कल के दिन में आप फिर से जब ये 8 घंटे जो आज पढ़ा ना, उसे फिर से आप पूरा ऐसा का ऐसा पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मात्र 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटे में आप पूरा अच्छे से कर पाओगे, है ना। बल्कि पहले दिन तो और कम ही लगेंगे, पहले दिन तो 2 घंटे ही लगेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली जो चीज है, ये फिर उसके बाद में आप जब पढ़ोगे तो आपको 1-1 घंटे में आप पूरा जो 8 घंटे में आपने पढ़ा था वो 1-1 घंटे, आधे घंटे में पूरा रिवाइज कर ले जाओगे, और वह आपके दिमाग में धीरे धीरे परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा, परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा।
ठीक है, तो अगर तुम ये करोगे कि एक दिन पढ़ा 8 घंटे, फिर 15 दिन बाद पढ़ रहे, फिर यहां पे 8 घंटे दो, डिप्रेशन अलग आ जाएगा कि सर मेरे को तो कुछ ध्यान नहीं रहता। तो ये 8-8 घंटे तुम अगर 15-15, 20-20 दिन छोड़ के 8-8 घंटे तुम साल भर भी पढ़ते रह जाओगे तो वो चीज तुम्हें याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम यहां पर एक एक दिन के अंदर, या ये ड्यूरेशन है ना, देखो ऐसा है कि तुम्हारा दिमाग भूले उससे पहले उसे याद दिला दो, तुम्हारा दिमाग भूले उससे पहले याद दिला दो। बस उसके बाद में, अगर थोड़े दिन बाद में अगर आप इसको फिर 45 दिन या 50 दिन में भी रिवीजन करोगे तो भी चलेगा, और उसके बाद तो नीट तक भी पहुंच जाएगा ये ऐसा का ऐसा सिलसिला, कुछ नहीं भूलोगे, कुछ नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बात बताओ यार, एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सभी को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल याद है? क्या सभी को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल याद है? जल्दी बताओ, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल याद है सभी को? हाँ या ना? हाँ या ना? याद है पक्का? कब रिवीजन किया था? कब रिवीजन किया था? कब रिवीजन किया था? रिवीजन सर कैसी बात कर रहे हो, इसका रिवीजन थोड़ी ना किया जाता है। हाँ बस वही तो कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हें कि इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कब रिवाइज किया था? चलो मैंने तो अपने लाला को अभी 1-2 दिन पहले सुना रहा था, तब तो मेरा रिवीजन चलता रहता है, लेकिन तुमने कब रिवाइज किया था? 8-10 साल पहले, या ABCD तो और पता नहीं कितने साल पहले ही पढ़ा था सर, लेकिन फिर भी याद है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे तो आपको डेली याद करवाया जाता, क्लास में घुसते ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो ये डेली 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 तुमने ये चीजें महीने तक करी है, तब वो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में चले गए। तो अब इतने छोटे तो हो नहीं तुमको डेली डेली वही करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन एक बात यह है कि अगर तुम ये ऐसा करोगे तो चीज तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी में चले जाएगी तो फिर तुम्हें बार बार उस चीज को भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कहानी? चलो अच्छा, एक और सवाल था छोटा सा, ये वाला सवाल। अच्छा एक और सवाल बताओ, ये 1-2 सवाल और हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये होमवर्क में मैंने डाला था कैसा सवाल? ढिंगी। अच्छा एक बच्चा बोला 10वां सवाल गलत है, वो भी देख लेते एक बार। चलो एक स्टेटमेंट लिखो सभी, एक स्टेटमेंट लिखेंगे सभी। यदि एक छड़ को, है ना, एक स्टेटमेंट लिखो, यदि एक छड़ को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कराई जाए, यदि एक छड़ को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करवाया जाए, यदि एक छड़ को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कराई जाए तो इसकी क्रांतिक चाल क्या होगी? तो इसकी क्रांतिक चाल क्या होगी? लंबाई L है, लंबाई L है। एक छड़ को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कराई जाए तो इसकी क्रांतिक चाल क्या होगी? सर कैसा सवाल है? यह सवाल इतना सा सवाल है कि मान के चलो मेरे पास 2 चीजें, अलग अलग चीजें ना, ध्यान समझना। एक तो मेरे पास ये वाला सिस्टम था, कौन सा? ये रस्सी वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें एक पत्थर है, तो इसे मैं यहां पर वेग देता था तो यह घूमता था, तो इसे पूरा घुमाने के लिए कुछ न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब यहां पर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि इसके अंदर रस्सी में तनाव 0 हो जाता है, रस्सी में तनाव 0 हो सकता है ना, रस्सी में तनाव 0 पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक स्केल है या एक छड़ है, अरे वो मेरी तलवार कहां गई? अच्छा केजे सर को दी थी ना उस दिन मैंने, चलो देखते लेकर आएंगे। तो यहां पर वैसा अब इससे समझ लो, ये एक स्केल है,
तो ये स्केल को अगर मैं घुमाना चाहूंगा तो क्या कभी भी इसमें तनाव शून्य होगा? यह सोच के बताओ बस। क्या एक स्केल के अंदर या एक छड़ के अंदर तनाव शून्य संभव है? नहीं 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 नहीं। अगर यह उच्चतम बिंदु पर भी पहुंच जाए तो इसका तनाव जीरो नहीं होगा, ये वहां पे जाके खड़ी हो सकती है। अगर देख, तनाव शून्य होने का मतलब क्या है? पत्थर बंधा होता तो वो एकदम नीचे गिर जाता है ना, रस्सी भैया मेरे से नहीं हो रहा, हाथ खड़े कर दिया, भैया मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो गिर रही हूं, है ना, मैंने छोड़ दिया तेरे को। लेकिन रॉड कभी साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये रिजिड है, ये रिजिड है। ये कभी भी कैसे भी घुमाओ यह कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। मतलब कि ये अगर ऊपर भी चले जाएगी तो भी ऐसा नहीं है कि यहां पर जाकर अगर तुम्हारा तनाव जीरो का कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें तनाव जीरो कभी नहीं होता, तनाव जीरो कभी नहीं होता। इसमें ऊपर पत्थर भी बांधोगे तो ऐसा तो ना कि नीचे गिर जाएगा, वह घूमेगा। तो इसमें अगर ये सॉलिड रॉड है तो इसमें तनाव शून्य नहीं होता। इसमें लिख लो T शून्य नहीं होता। T शून्य नहीं होता है। तो अब अगर मुझे इसे घुमाना है तो क्या न्यूनतम वेग तो निकालना ही है भैया इस बिंदु पर, तो उच्चतम बिंदु पर क्या शून्य करवा दूं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य करवा देंगे। क्या बोल रहे हूं मैं? ध्यान से देखो, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या बातें करी थी। हमने बोला था कि सर यहां पर रस्सी होगी तो उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तनाव जस्ट शून्य हो जाए, थोड़ा सा वेग बचेगा, वो आगे निकल जाएगी। तो यहां पर हमने जब √5GL डिराइव किया था तो उसमें हमने ये तनाव को जीरो करके डिराइव किया था, तो वेग बच गया था। हमने कैलकुलेशन भी करा कि सर जब √5GL होता है तो तनाव शून्य होता है, लेकिन वेग √GL बच जाता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस कंडीशन में हमें तनाव शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या शून्य करना पड़ेगा? वेग, कि ऐसा कुछ वेग दूं मैं कि जस्ट ऊपर तक पहुंचे और इसका वेग जस्ट जीरो हो जाए या हल्का सा रह जाए। हल्का सा रह जाएगा तो और आगे बढ़ेगा और पूरा घूम जाएगा, और आगे बढ़ेगा और पूरा घूम जाएगा। क्या सभी को इस बात का फील आ रहा है? कि सर सी बिंदु पर, या मुझे अगर मेरे पास एक सख्त रॉड होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य करना होगा। वेग शून्य करना होगा, ठीक है। मतलब कि मैं लिख सकता हूं VC को जीरो कर दूं मैं, या मैं इसे बोल दूं √U² -4GL बराबर हो जाए जीरो के। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं U² -4GL बराबर हो जाए जीरो के, या ये उस तरफ चले जाए तो U के लिए हो जाए √4GL। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, छुटका सा कंसेप्ट। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर रस्सी बंधी हुई है पत्थर में और उसे घुमाया जाए तो √5GL वेग देना पड़ेगा, और अगर सख्त रॉड है तो √4GL वेग देंगे तो भी वो ऊर्ध्वाधर प्रति गति पूरी कर जाएगी। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है सभी को? चलिए अब होमवर्क के और भी कुछ क्वेश्चंस फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं 10-15 मिनट में। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारा रह गया था पीछे। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कार चित्र अनुसार यहां पर पहाड़ी नुमा रास्ते पर गति करती है, टायरों तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक नियत है। अच्छा, म्यू है, ओके। तथा कार हमें बोला है यह एक स्थायी चाल, मतलब नियत चाल बनाए रखती है, एक नियत चाल से चल रही है, ओके। यदि चित्र में प्रदर्शित किसी एक बिंदु पर चालक अपनी पूरी क्षमता से इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि टायर फिसलते नहीं है। ब्रेक लगाया मतलब कि वो रुकना चाहता है, अच्छा, तो हमको बताना है आरोपित फिसलता नहीं है तो ब्रेक आरोपित करने में तो करने के तुरंत पश्चात घर्षण बल का परिमाण अधिकतम होगा। कहां पर अधिकतम घर्षण बल का मान होगा? तो सर अगर हम सीधे चले
तो ब्रेक लगाएंगे। ओके, तो घर्षण बल क्या होता है सर? घर्षण बल होता है म्यू गुणा नॉर्मल। घर्षण बल क्या होता है? म्यू गुणा नॉर्मल होता है। तो सीधी सी बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा है वो कि नॉर्मल अधिकतम कहां होगा। तो हमें पता है सर नॉर्मल अधिकतम बी बिंदु पर होता है। क्या ये सभी फील कर पा रहे? क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे? वो पूछना चाह रहा है कि घर्षण बल का मान। तो घर्षण बल का मान होता है म्यू गुणा नॉर्मल। अब नॉर्मल सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा नॉर्मल बी बिंदु पर होगा, मतलब कि बी बिंदु पर घर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है कहानी। चल होमवर्क के और क्वेश्चंस देख लेते फटाफट हम। हाँ भाई, मुझे नहीं लगता कि वृत्तीय गति के लेक्चर नंबर 5 में और कोई सा होमवर्क का क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा? √GR अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंदु इस प्रकार जब धागा क्षैतिज अवस्था में होता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मान। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो होगा है ना, वो mu²/L होता है। तो उससे हम निकाल सकते हैं या हम T - mg भी कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं ऐसा सोच रहा था कि हम 2 क्लासेस लगातार ही कर ले, मतलब ऐसा ना कि फिजिक्स दूसरा दिमाग में, फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री घुसाओगे, फिर फिजिक्स घुसाओगे तो बनाना शेक बन जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर के मिक्स फ्रूट का शेक ना बनाते हुए पहले पूरी फिजिक्स पढ़ लेते, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर बायो पढ़ लेना। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो 4 बजे हम फिजिक्स की क्लास कर लेंगे और फिर उसके बाद में फिर केमिस्ट्री की क्लास कर लेंगे। चलो, एक बच्चा बोला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि एक सरल लोलक की चाल 3 मीटर पर सेकंड है तथा लोलक की लंबाई 0। यह ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाता था, इसकी चाल का मान क्या होगा? बेटा एकदम आसान सा फॉर्मूला, √u² - 2gl1 - cos थीटा फॉर्मूला पढ़ा है, पूरा रखना है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दो, लंबाई जो है 0.5 है, चाल दी गई है 3 मीटर पर सेकंड, रखो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व, आएगा आंसर। चलिए, इसके अलावा लेक्चर नंबर 5 के अलावा लेक्चर नंबर 4 में होमवर्क में कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या था वो भी देख लेता हूं। एक बच्चा गलत क्यों बोल रहा था? ऊर्ध्वाधर से लोलक के धागे का अधिकतम विस्थापन क्या होगा जब यह मध्यमान से गुजरता है? तब धागे में तनाव लोलक के भार का 3 गुना हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं। हमें बोला है कि जब वह मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब क्या हो रहा है, मतलब कि न्यूनतम बिंदु से जब गुजरता है। लेक्चर नंबर, इसी लेक्चर का लेक्चर नंबर 5 का। अच्छा, आज इस लेक्चर में मैं कोई होमवर्क में सवाल नहीं डालने वाला हूं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के, आपको ऑलरेडी 5 में डाल चुका हूं मैं। ये केवल हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही मतलब एक सेशन रखा था हमने आज। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि यहां पर जब यह ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है तो माध्य स्थिति से गुजरता है, तब तनाव जो होता है वह T का मान जो है वो 3 mg हो चुका है। T का मान 3 mg हो चुका है। तो आपको बताना कि ऊर्ध्वाधर से लोलक के धागे का अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो अगर T बराबर 3 mg और हमें पता है सर कि न्यूनतम बिंदु पर क्या होता है फॉर्मूला, तनाव बराबर होता है mu²/L + mg। ठीक है, अब T की वैल्यू 3 mg दी हुई है, तो 3 mg बराबर होगा mu²/L, क्योंकि कितना ऊपर जाएगा उसके लिए पता होना चाहिए यहाँ पे चाल कितनी है। ये हो जाएगा mg के, ये mg इधर आएगा तो ये 2 mg बराबर हो जाएगा mu²/L। m से m कट गया, ये L इधर आ जाएगा बेटा, तो √2gl हो जाएगा। तो √2gl अगर न्यूनतम बिंदु पर वेग है तो कितना ऊपर जाएगा? हमें पता है सर 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए, लेक्चर नंबर 4 में क्या होमवर्क के डाउट्स है वो हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने क्लासेस में ही कवर करे हुए हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 7 और 10। 7 और 10। एक कार, ये 3 नंबर भी बताऊंगा, 3, 7, 10, बस यही 3 सवाल बताए जाएंगे। लेक्चर नंबर 4, 3, 7 और 10। तीसरे में बोला है एक कार एक वृत्ताकार सड़क पर घूम रही है, केंद्र पर समान समय अंतराल में समान कोण, अच्छा समान समय अंतराल में समान कोण, मतलब कि इसकी कोणीय चाल बराबर है सबकी,
अच्छा, तो कार के वेग के संबंध से कौन सी बात सही होगी? ठीक है, तो अगर हमें बोला है कि इसका कोणीय चाल नियत है, तो कोणीय चाल नियत है और कार की त्रिज्या भी नियत होती है, एक ही कार है, वृत्तीय पथ पे घूम रही है, तो v बराबर आर ओमेगा से बटा हम बोल सकते हैं कि इसकी चाल भी नियत है, कोणीय चाल नियत है, त्रिज्या नियत है, तो वो नियत चाल से घूम रहा है। तो वेग का परिमाण नियत नहीं है, गलत बात। परिमाण तथा दिशा, परिमाण नहीं बदल रहा है, दिशा बदलेगी हर एक बिंदु पर। अच्छा, वेग की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, गलत, ये तो सरासर गलत बात है। वेग का परिमाण नियत है परंतु दिशा परिवर्तित हो रही है, बिल्कुल सही बात सर, घूम रही है और उसमें दिशा बदलती जा रही है, परिमाण नियत है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें बोला है एक कार 500 मीटर की त्रिज्या 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी चाल की दर से बढ़ रही है, तो कार का त्वरण क्या है? ये कौन पूछ रहा है मेरे से? कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्या सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा है? दो त्वरण होंगे, एक स्पर्शरेखीय त्वरण दिया गया है, सवाल क्लास में कराया गया है, एक स्पर्शरेखीय त्वरण होगा, एक स्पर्शरेखीय त्वरण होगा और दूसरा अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर बटा आर। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर बटा आर करो, v का स्क्वायर कितना होगा? 900, ये 30 का वर्ग बटे में 500 और यह है 2, तो इसको बस सॉल्व करना है, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर करके। ठीक है, चलिए, ये 7 क्वेश्चन होमवर्क में थे। अच्छा हाँ, और एक और बात ये ना, लेक्चर नंबर 4 में ऐसा हुआ था कि मैं पूरे क्वेश्चन डाल रहा था और मतलब और ज्यादा डालने थे मुझे, लेकिन डल नहीं पाए। डाल रहा था, वैसे 7 क्वेश्चन में होमवर्क में देता नहीं यूजुअली ना, 10-15 क्वेश्चन तो देता ही देता हूं, लेकिन मैं डाल रहा था और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ एरर आया और आगे क्वेश्चन डल नहीं पाए, तो इसलिए तुम बच गए। फिर मैंने वैसे इसके पहले वाले मैंने बहुत सारे, लेक्चर नंबर 3 में भी और 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए थे होमवर्क में ना। चलो लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में कोई भी डाउट नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 और लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 3, 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3, 5, 6। तीसरे वाले में क्या हो गया तुम लोगों को? एकदम हार्ट अटैक ही आ गया सर। समान द्रव्यमान के दो कण R1 R2 त्रिज्या के प्रति घूम रहे, बोला है उनकी चालें समान है, अभिकेंद्रीय बल का अनुपात क्या होगा? चाल समान है, अभिकेंद्रीय बल का अनुपात निकालना है, क्या दिक्कत है? तीसरे वाले में बोला है चाल समान है। अच्छा देखो, तो अभिकेंद्रीय बल के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? एक होता है mv स्क्वायर बटे में r, त्रिज्या के बारे में बताया नहीं। एक होता है m ओमेगा स्क्वायर r, त्रिज्या के बारे में बताया नहीं। अच्छा त्वरण ही लिखना तो त्वरण ही लिख देता हूं, v स्क्वायर बटे में r, त्रिज्या के बारे में बताया नहीं, ओमेगा स्क्वायर r, त्रिज्या के बारे में बताया नहीं, है ना, मतलब त्रिज्या का वैसे अनुपात ही पूछा है एक्चुअल में उसने, तो उसके बारे में उसको ज्यादा बताया नहीं, उसका अनुपात निकालना है। लेकिन उसके बाद समान चाल, समान चाल, तो यहां पर हम कर सकते हैं ओमेगा इंटू वी। अब ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, 3 फॉर्मूले, ठीक है, इनमें से किसी का यूज करके हमें अभिकेंद्रीय त्वरण निकालना होगा। तो अब उसने क्या बोला है कि अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, बल बोल दिया, त्वरण बोल दिया, बात बराबर ही है। तो ये अभिकेंद्रीय बल का अनुपात क्या होगा और चाल समान है। अच्छा, इसका आंसर ए दे रखा है। चाल समान है, चाल समान है, ओके, आई गॉट यू ऑल। तो यहां पर ये वाले का यूज ही होगा, सीधी सीधी बात है सर। तो यहां पर दोनों का F1 F2 बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे mv1 का स्क्वायर बटे में r1 बराबर होगा mv2 का स्क्वायर अपॉन में r2। द्रव्यमान भी समान ही बोला है ना दोनों का, द्रव्यमान भी समान बोला है। क्या कहना चाह रहा है ये? उनकी चाल समान है, अभिकेंद्रीय बल का अनुपात क्या होगा? सो मच कंफ्यूजन। चाल समान है, अभिकेंद्रीय बल का अनुपात क्या होगा? तो F1 बटा F2 जो हो जाएगा। ये क्यों पूछ रहे हो फिर? तो ये आसान तो हो गया बेटा। ये यहां पर ये अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, mv स्क्वायर बटे में r। मुझे लगा कुछ बढ़िया पूछ रहे होंगे तुम लोग। ये F है, ये R है, व्यक्त क्रमानुपात, ये चाल समान है, तो क्या होगा? F1 बटा F2 बराबर हो जाएगा R2 बटे में R1।
मुझे लगा कि चाल वाल का अनुपात पूछेगा, तो चाल समान दी हुई है, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 10 किलो और 5 किलो के दो वस्तुएं आर तथा आर त्रिज्या के समान आवर्त काल से गति कर रहे हैं, उन पे अभिकेंद्रित त्वरण का अनुपात क्या आएगा? अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ है। तो इसमें एक कैपिटल आर कर दो, एक स्मॉल आर कर दो, इसको स्मॉल आर कर दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर त्रिज्या कर दो, ठीक है। तो बन जाएगा सभी से कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो अभिकेंद्रित त्वरण का अनुपात निकालना है हमें, है ना। तो त्वरण का अनुपात निकालेंगे तो उसमें हमें द्रव्यमान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और बोला है समान आवर्त काल से गति कर रहे हैं। समान आवर्त काल मतलब समान ओमेगा हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर अगर हमें अनुपात निकालना है तो उसमें साफ दिया है कि समान आवर्त काल है, तो अभिकेंद्रित त्वरण में हम लिखाएंगे ओमेगा स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला। क्यों सर? क्योंकि अगर समान आवर्त काल है तो टी समान है तो ओमेगा समान होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा टी, तो टी दोनों के लिए समान है तो ओमेगा भी समान हो गया। तो अगर ओमेगा समान है मतलब कि यहां पर A1 बटा A2 बराबर होगा R बटा R के, मतलब त्रिज्या का अनुपात जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर आंसर होगा। छठे वाले सवाल में क्या बोला है? एक कार समान वेग से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ रही है, उसके भीतरी तथा बाहरी पहियों पर प्रतिक्रिया बल क्रमशः R1 और R2 है। तो क्या होगा R1 और R2 में संबंध? देखो क्या होगा कि अगर मेरे पास एक कार जो है वह समान चाल से घूम रही है, गोल चल रही है, ठीक है। तो अब यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताना है दोनों टायरों पर क्या होगा। तो यह गाड़ी है, मान के चलो ये पहला टायर है इसका, ये दूसरा टायर है, ठीक है। ऊपर पूरी गाड़ी होगी, उससे मतलब नहीं है। अब हमें बोला है कि यहां पर भीतरी पर R1 है और बाहरी पर R2 है। तो अगर मान के चलो ये ऐसी घूम रही है, ऐसे अंदर की तरफ गोल घूम रही है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये वाली त्रिज्या R1 है और बाहर वाली त्रिज्या जो है वो R2 है, ठीक है। भीतरी और बाहरी त्रिज्या समझ रहे हो? भीतरी मतलब अंदर वाली जहां से घूमेगी, तो एक अंदर वाली है एक बाहर वाली है, तो एक R1 होगा एक R2 होगा। अब हमें बताना है कि R1 R2 में क्या संबंध होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यार अब इसे घूमना समान चाल से, तो V बराबर R ओमेगा होता है, कहानी खत्म हो गई, V बराबर R ओमेगा होता है। तो अगर ये नियत चाल से घूम रही है, यह चाल तो दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओमेगा दोनों का समान होना चाहिए, ओमेगा दोनों का समान होना चाहिए। वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से तो नहीं बोलना चाहिए हमें। अभी प्रतिक्रिया बल क्या होगा? अच्छा, प्रतिक्रिया बल पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो प्रतिक्रिया बल हम लिखेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल का एक घटक कर देंगे, तो यहां पर ओके। देखो हम इस पे ऐसा बोल सकते हैं, V बराबर R ओमेगा होगा यहां पर। तो इस कंडीशन में यहां पर यह R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा, यह हमें बताना है। सवाल गलत है, ठीक है, एक बार हम देख लो, मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अच्छा, सवाल में दोनों R दिया हुआ है? नहीं, सवाल में एक R1 एक R2 दिया हुआ ना, क्या दिक्कत है? तो यहां पर त्रिज्या ही दी है। अच्छा, प्रतिक्रिया बल R1 और R2 है, ओके। और थोड़ा सा गड़बड़ मामला तो लग रहा है मुझे। अविलंब प्रतिक्रिया बल N1, अविलंब प्रतिक्रिया बल N2, इसने R1 बोला और इसे R2 बोला। समान चाल से घूम रहा है। तो जिसके लिए त्रिज्या कम, उसके लिए नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, इस सवाल में कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि भीतरी और बाहरी पहियों पर प्रतिक्रिया बल R1 और R2 दिया हुआ है, तो R1 बड़ा होगा R2 से वृत्तीय मार्ग पर समान वेग से। ठीक है, यह सवाल की परिभाषा मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए हम स्किप कर देते, बाकी मैं एक बार फिर से देख लूंगा। अभी बोला है कि एक कार समान वेग से, अब कार समान वेग से चल रही है और वृत्तीय पथ पर कैसे घूम सकती है, या तो समान चाल बोलना था। अब अगर कार समान चाल से घूम रही है तो उसका चाल समान नहीं होती, उसका ओमेगा समान होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। समझ पा रहे हो? अगर मान के चलो एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी घूम रही है, एक गाड़ी घूम रही है, तो गाड़ी घूम रही है तो गाड़ी घूमेगी, तो उसमें या ये ऐसी ही बात होगी ना यार कि एक पंखा घूम रहा है तो पंखे का ओमेगा समान होता है, उसका कभी भी चाल समान नहीं हो सकती। दोनों टायरों की चाल अलग अलग होती है जब वो गाड़ी घूमती है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली गलत है एक्चुअल में ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर R1 R2 बड़ा, वो तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं R1 बड़ा होना चाहिए R2 से, लेकिन क्या गड़बड़ है कि अगर एक गाड़ी, समझो यार, एक गाड़ी का टायर ये रहा, ये दूसरा टायर है, अब टायर भी एक दूसरे से दूर दूर है, अब गाड़ी को अगर ऐसे घूमना है तो इस वाले टायर को धीमा चलना चाहिए, इस वाले टायर को तेज चलना चाहिए, तभी तो गाड़ी घूम पाएगी, तभी तो गाड़ी घूम पाएगी। और ये एक्चुअल में गाड़ियों में यही होता है। ये वाला क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये वाला चैप्टर के मतलब यानी होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो गए। ये अभिकेंद्रीय बल क्यों नहीं आया इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 कौन पूछ रहा है? हमें द्रव्यमान दिया है, त्रिज्या दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लो, अभिकेंद्रीय बल आ जाएगा mv²/r से। दो किलो की पिंड यदि डोरी को यहाँ पे 900 न्यूटन का, तो अधिकतम कोणीय वेग का मान पिंड के लिए एक समान। ये नहीं आ रहा है क्या इसका? m ओमेगा² r कर लो, इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 m ओमेगा² r करना है, आंसर आ जाएगा t बराबर m ओमेगा² r। चलिए लेक्चर नंबर, ओहो समय थोड़ा ज्यादा जल्दी समाप्त हो जाता है। बड़ा इसमें क्या दिक्कत है? हमें बोला है कि एक पिंड त्वरण ए से, एक त्वरण दिया हुआ ए वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, बोला है कि उसका वेग दुगना कर दिया जाता है। तो अब दोनों स्थितियों में त्वरण क्या होगा? वेग बदलने पहले और बाद में क्या होगा? तो बेटा वेग अगर दुगना कर दिया हमने, तो वेग दुगना कर दोगे तो v दुगना हो गया, मतलब कि त्वरण दुगना, त्वरण 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर 2:1 नहीं, इसका आंसर 4:1 ही दिया हुआ है। वेग दुगना किया है तो त्वरण होता है v²/r। क्या सी बात कर रहे हो लाला? चलिए लेक्चर नंबर 2 में जल्दी पूछ लो भैया। लेक्चर नंबर 2 में 2 सवाल बताऊंगा, कोई भी 2 सवाल जल्दी से पूछ लो। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है 11, लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? हमें लंबाई दी, मतलब कि त्रिज्या दी गई है और बोला है पत्थर 20 सेकंड में 100 चक्कर लगाता है, तो 20 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो ये यहां से हम इसका ओमेगा निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा इसका। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 में ओमेगा निकाल लो। ओमेगा होता है θ/t या 2π इंटू चक्कर की संख्या बटे में t। ये भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो 2π इंटू 10 चक्कर बटे में 20 सेकंड, 2π इंटू 10 बटे में 20, तो ये 20 से 20 कट गया, पाई आ गया ओमेगा की वैल्यू, पाई रेडियन पर सेकंड। बस अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है यहां पर त्वरण। तो ओमेगा² r कर लो, r की वैल्यू दी है, ओमेगा का स्क्वायर कर लो। कहानी खत्म, पैसा जम। लेक्चर नंबर 2 में 2 सवाल और बताऊंगा, 17 और 18। वाले में बोला है कि त्वरण है घूर्णन अक्ष से दूरी क्या होगी। अच्छा, हमें बोला है कि एक कण के रेखीय और कोणीय त्वरण क्रमशः। बेटा तो रेखीय और कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है? a बराबर अल्फा इंटू r। तो
ए दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, आर की वैल्यू निकालनी है, 2 आंसर आ गया। 10 ए बराबर अल्फा इंटू आर कर रहे हैं, ए बराबर अल्फा इंटू आर, आ गया आंसर। लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 14, एक और क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं बता रहा भाई मैं, ऑप्शन देख के समझ में आ गया। यहां पे मिनट, चलो ठीक है, छुट्टी। अब तुम कुछ भी पूछने लग गए हो, है ना। ज्यादा देर होमवर्क डिस्कस कर लो तो कोई कुछ भी कमेंट करने लग जाता है ना। कुछ भी कमेंट, सर कुछ भी बता दो, सब कुछ बता दो सर आप। लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, यहां पर यार, चलो ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं, है ना। अब हम 4 बजे फिर से मिलेंगे। 4 बजे मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें हम द्रव्यमान केंद्र और संघट पे चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं हम 4 बजे फिर से, थोड़ा बहुत खाना खा लो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।